नमस्कार साथियों। आज हम बहुब्रीहि समास के बारे में विश्लेषण करेंगे। अब तक हमने समास का सामान्य परिचय, उसकी पारिभाषिक शब्दावली एवं पदों की प्रधानता के आधार पर हमने कुल 6 प्रकारों में से 5 प्रकारों के बारे में विश्लेषण किया। आज अंतिम प्रकार है बहुब्रीहि समास। इसके बारे में, इसकी विशेषताएं तथा कैसे प्रश्न, किस प्रकार प्रश्नों को सरल करना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का समास का नाम है बहुब्रीहि समास। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, तो अब तक हमने प्रथम पद प्रधान अविभाव समास के बारे में पढ़ा। द्वितीय पद प्रधान, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही दोनों पद प्रधान, जिसमें द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसके बारे में विश्लेषण किया। आज हम अंतिम समास बहुब्रीहि समास, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इस समास में दोनों पद, अर्थात जो मुख्य रूप से समास, एक सामासिक पद में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। ये जो दोनों पद हैं, वो दोनों पद क्या होते हैं? गौण होते हैं। अर्थात उस समास में, यदि अर्थात उस सामासिक पद में वे जो दोनों पद हैं, दोनों पद जो हैं, अर्थात उनका किसी प्रकार का उस सामासिक पद में प्रथम पद पर आधारित, हमने पूर्व में पढ़ा कि प्रथम पद प्रमुख होता है, उसके आधार पर उस समास की विशेषता पढ़ी जाती है, या दूसरे पद पे या दोनों पद पे प्रधान होते हैं। तो इस समास में, बहुब्रीहि समास में, जो दोनों पद हैं वो गौण होते हैं। अर्थात उन उस सामासिक पद से जब अर्थ निकालेंगे, अर्थात विग्रह करेंगे, तो न प्रथम पद अपने आप में प्रमुख रहेगा, न ही द्वितीय पद, अर्थात एक तीसरा अर्थ निकलेगा। तो इसकी पहली विशेषता है कि जो दोनों पद हैं वो क्या रहेंगे? गौण रहेंगे। और दूसरी इसकी विशेषता ये हो गई कि इन दोनों पद से हटकर एक तीसरा एक अर्थ है वो निकलता है। अर्थात उन दोनों पद गौण होने, अर्थात दोनों पद से हटकर, परे हटकर एक उन दोनों पद से तीसरा अर्थ निकलता है, एक तीसरा ही पद उसके ऊपर प्रभाव डालता है, तो वहां पे होता है बहुब्रीहि समास। तो कैसे? तो एक उदाहरण है कि जैसे एक दंत। तो इस सामासिक पद में 2 पद हैं, एक है एक और दूसरा है दंत, यानी एक दांत है जिसके। अगर इसका विग्रह करेंगे, इसके अंदर पुनः कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे मध्य, तो इसका जो विग्रह होगा, एक दांत है जिसके। तो अर्थात पहला पद एक दांत है जिसके। अर्थात अब यहाँ पे जो ये पहला पद न प्रमुख है न दूसरा पद प्रमुख है, इन दोनों से एक तीसरा अर्थ निकलता है, एक दंत, अर्थात गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची। अर्थात इन दोनों पद गौण रहकर एक दंत नाम आते ही हमारे दिमाग में भगवान श्री गणेश हैं, गजानंद हैं, उनके बारे में विचार आता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसकी प्रमुख विशेषता ये 2 हैं कि दोनों पद हैं जो गौण रहते हैं, तथा इन दोनों पदों से हटकर एक तीसरा अर्थ हमारे मन में आता है, मस्तिष्क में आता है, तो वहाँ होता है बहुब्रीहि समास। सबसे प्रमुख इसकी बात है कि जहाँ पर्यायवाची, अर्थात जहाँ, यानी भगवान देवताओं के पर्यायवाची अगर पूछे जाते हैं, पर्यायवाचियों का प्रयोग होता है, तो अर्थात बहुब्रीहि समास होता है। साथ ही हमने जब कर्मधारय समास में पढ़ा कि जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताते हुए जब तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात उसमें भी एक पद दूसरे पद की विशेषता बता, लेकिन वहाँ पे तीसरा अर्थ निकलता है। तो कर्मधारय समास में, द्विगु समास में, जब दोनों पद यानी दूसरा पद वहाँ पे जो प्रधान होते हुए भी अगर तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ ऐसे पदों में, जैसे त्रिनेत्र एक द्विगु समास का एक उदाहरण है, जिसमें पहला पद संख्यावाची, लेकिन अगर उनका दोनों पद गौण रहकर, न तीन और न ही नेत्र, इन दोनों पद गौण रहकर अगर तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात तो प्रमुख विशेषताएं, पहला पद, इन दोनों पद गौण, तीसरा अर्थ उसमें प्रभाव डालता है, साथ ही अगर देवी देवताओं के पर्यायवाचियों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे उसके उदाहरण हैं बहुत सारे, जैसे मुरारी, मूर नामक अरि है जिसका, अर्थात मूर नामक राक्षस जिसका शत्रु है, अरि, अरि मतलब शत्रु, यानी मूर नाम का एक राक्षस जिसका शत्रु है, उसे कहेंगे मुरारी। अर्थात श्री कृष्ण, तो न मूर से मतलब न अरि, शत्रु से मतलब।
तो दोनों पद गौण रहकर जब एक तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, तो 10 आनन हैं जिसके, 10 आनन यानी मुख, 10 मुख हैं जिसके, तो 10 पहला पद, दूसरा पद आनन, तो दोनों पद गौण रहकर दशानन कहते ही ये रावण का पर्यायवाची होता है। तो वीणा पाणी, वीणा पाणी अर्थात वीणा है जिसके पाणी में, वीणा पाणी अर्थात सरस्वती माता, तो दोनों पद गौण, जब तीसरा अर्थ निकलता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। तो अब तक हमने सभी समासों को अलग अलग भांति से हमने प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हमने इसका विश्लेषण किया। आगामी कालांश से हम संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब तक हमने शब्दों को पास लेके आए, शब्दों को मिलाकर एक नया एक सामासिक पद बनाया तो समास हुआ। अब हम वर्ण को पास लाके एक नया वर्ण बनाएंगे, एक नए वर्ण का विकार होगा, वहाँ संधि होगी। तो आगामी कालांश से हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। हम संधि को बहुत ही बारीकी से एक एक हम बिंदु को, एक एक प्रकार को हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हम उनको संधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।